जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग नागपुरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग का आज का टॉपिक है वाक्य विचार। ठीक है, इससे पहले हम लोग शब्दों में विचार कर चुके हैं, वर्ड में विचार कर चुके हैं, ध्वनि में विचार कर चुके हैं। ठीक है, तो एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ताकि एक चीज़ से दूसरा चीज़ मिला हुआ है, वो दूसरा चीज़ से तीसरा चीज़ बना है। ठीक है, जैसे एक चीज़ बना उसी से दूसरा चीज़ बना है, उसी से तीसरा चीज़ बना है, उसी के मेल से चौथा चीज़ बना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो देखिएगा, हम लोग ध्वनि का विचार किए। ठीक है, ध्वनि किसको बोला जाता है? क ख ग घ ङ अ आ इ स्वर और व्यंजन। ठीक है, जो उच्चारण कर रहे ध्वनि हो गया। अब उसी को हम लोग वर्ण में विचार किए। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में बांटा गया है, उसको अध्ययन किए। उसके बाद हम लोग विचार किए हैं, हम लोग का वर्ण विचार कर लिया, ध्वनि विचार, अब शब्द विचार किए। ठीक है, उसके बाद वर्ण का विचार किए। वर्ण यानी वर्णों के मेल से हम लोग शब्द बना दिए हैं। स्वर को और वर्ण को मिला के हम लोग एक शब्द बनाए। ठीक है, शब्द का निर्माण किए और शब्द में विचार कर लिए। क्लियर हो रहा है? अब शब्द में विचार करने के बाद हम लोग अब पहुँचे हैं सेंटेंस में। शब्द को जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी शब्द हो, जैसे कोई भी, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, वही शब्द को जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाया जाता है, यानी वाक्य बनाया जाता है। आज हम लोग उसी वाक्य पर विचार करेंगे और जानेंगे कि वाक्य क्या होता है नागपुरी में। ठीक है, और नागपुरी में किस तरह से इसको बोला जाता है वाक्यों को, और क्या बोला जाता है, इन सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले वाक्य का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। अगर हिंदी में अगर वाक्य का मतलब समझें तो वाक्य कहने का अर्थ होता है कि वैसा सेंटेंस, ठीक है, उसका कुछ माने मतलब हो, वो सार्थक हो और सार्थक शब्दों का बना हुआ होता है। ठीक है, अब नागपुरी में बस ये चेंज कर देना है। नागपुरी में जैसे वाक्य उसन शब्द के कहल जाएला जेकर कोनो माने मतलब होला, जे सार्थक शब्द होला और सार्थक शब्दों का समूह होता है। मेन सार्थक शब्दों का समूह होता है, उसको बोलते हैं वाक्य, और हम लोग उसी पर विचार करेंगे। तो एक ही लाइन में समझिए कि हम लोग विचार नहीं, वाक्य कहने का मतलब सार्थक शब्दों का जो समूह होता है, उस समूह के मेल से जो बनाया गया सेंटेंस यानी वाक्य है, उके वाक्य कहल जाएला। ठीक है, तो वाक्य का मतलब समझ गए। अब देखिएगा, जो वाक्य है कहने का मतलब नागपुरी में, जैसे मैं खाना खा लूँ, मैं खाना खा लूँ कहने का मतलब मैं खाना खाया, एक वाक्य हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया। मेरे माध्यम से अगला कोई समझ गया उस, ठीक है, मैंने अगला को बोला कि जो भी आगे है, ठीक है, यानी एक्स मैन को बोला कि मैं खाना खा ले लूँ, वो एक सेंटेंस हो गया। अगला आदमी समझ गया कि अरे भाई खाना खा लिया। अब वो बोलेगा ठीक है खाना खा ले तो अब जा आराम करबे। अब उसका बात को हम सुन लिए, वो भी तो एक सेंटेंस बोला, हम भी एक सेंटेंस बोले। ठीक है, कहने का मतलब सेंटेंस के माध्यम से हम लोग अभिव्यक्ति कर लेते हैं पूरी तरह से उसका एक, जो अब देखिए जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में वो योग्यता होना चाहिए, वो भाव प्रकट होना चाहिए कि वो आपका अगला उस चीज़ को समझ सके, आपका उस वाक्य का भाव क्या है। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है। तो मेनली हम लोग अभी देख लेते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य यानी इसको लिख दिए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में इसके किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, और आप लोग अगर भूल भी जाए तो एक बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे देखिएगा, वाक्य का परिभाषा दिया गया है यहाँ। इकर परिभाषा देते कहल जा है कि दुई या दुई से बागरा सार्थक शब्द क्रमबद्ध शब्द के जेकर से कुछ ना कुछ मतलब चाहे भाव स्पष्ट होई, उके वाक्य कहना। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे जो बोले वही चीज़ है नागपुरी में। इकर परिभाषा देते कहल जा है। ठीक है, यानी इसका परिभाषा देते कहा गया है। ठीक है, कहल यानी कहा गया है, यहाँ या इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी में देखिएगा, एक मिनट, हिंदी में हम लोग या इस तरीक़ा से लिखते हैं। ठीक है, या लिखते हैं ऐसे, लेकिन नागपुरी में हम लोग या इस तरीक़ा से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मोए झारखंड में रहो ना, मोए झारखंड में रहो ना, यानी मैं झारखंड में रहता हूँ, उसको नागपुरी में मोए झारखंड में रहो ना। इसका मतलब एक भाव इसमें प्रकट हुआ, उस भाव का आप लोग समझ लें कि नहीं फलाना व्यक्ति गांव रांची में या झारखंड में रहेला, इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो यही हम लोग का इसका वाक्य का मतलब होता है। अब हम लोग मत देखेंगे कि वाक्य का कुछ विशेषता भी देख लेंगे, उसका कुछ अंग देख लेंगे, अंग प्रकार वगैरह सारा देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिएगा, वाक्य का रचना पद बनक सार्थक योग से होला। इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो यही सार्थक पद बनक। ठीक है, पद बनक सार्थक योग से होला। एग्जाम में पूछ सकता है कि पूछेगा कि जो वाक्य है
किसका योग होता है, ठीक है। जो वाक्य है किस नागपुरी में वाक्य में किसका योग से बना होता है, तो सार्थक शब्दों का योग से बना होता है। इस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। या वाक्य का रचना किस तरीका से होता है, नागपुरी में वाक्य का रचना कैसन होएला, इसको भी पूछ सकता है। तो आप लोग एकदम स्पीड से मार दीजिएगा, ठीक है, एकदम कि पद बना क्या सार्थक योग से होएला, सार्थक शब्द बना कि योग से होएला। क्लियर हो गया। अब देखिएगा हम लोग कुछ नीचे लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। जे वाक्य सार्थक पद समूह से बनेला उके व्याकरण कर नज़र में और शुद्ध वाक्य मानल जाएला। जैसे अगर हम लोग का जो अगर कोई सेंटेंस बनाया है और वो सार्थक शब्दों का मेल से बनाया है, जिसका एकदम माने मतलब सटीक निकलता है, ठीक है, तो उसको व्याकरण का नज़र में और शुद्ध और प्योर माना जाता है, ठीक है। नागपुरी में कहने का मतलब है कि जे शब्द सार्थक शब्द समूह से बनेला उके नागपुरी में और शुद्ध मानल जाएला, ठीक है। कहने का भाव वही है। ये हम लोग का क्लियर हो गया। आप देखिए वाक्य जो है, वाक्य में कुछ ऐसा शब्द है, शब्द कहने का मतलब वाक्य में कुछ ऐसा जरूरी बात है जेके रहे बहुत जरूरी है, तब वो वाक्य बन सकेला, ठीक है। कहने का मतलब कि जो सेंटेंस है उसमें कुछ खासियत होना चाहिए, कुछ खासियत होना चाहिए, तब हम लोग उसको सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब अगर बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, आप उसका पुटपटांग बोल दीजिएगा, मैं तो कुछ भी बोल दिए, वहाँ पर आपका भाव ही नहीं प्रकट हो रहा है कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है। आप उसका भाव इस बोला हम खाना कुछ भी फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बोल दे रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि वैसा सेंटेंस जो एकदम सटीक हो, ठीक है, और उसमें कुछ कहने का मतलब उस सेंटेंस में एक्यूरेसी होने का बात बताया जा रहा है। कहने का मतलब जो वाक्य में कुछ बात मनक हो जरूरी है, अब किस तरह का बात का होना जरूरी है। जैसे कोई वाक्य बनाए, मैं खाना खा रहा हूँ, अब उसमें देखिए कर्ता क्रिया कर्म कर्मवाचक कर्तावाचक ये सारा चीज़ है, ठीक है, कर्म कारक ये सब सारा चीज़ वहाँ फिट है, कर्ता कर्म, ठीक है, उपदेश्य विधेय सारा चीज़ वहाँ पर फिट है। अगर उस वहाँ में से कर्ता को हटा देंगे या क्रिया को हटा देंगे तो उसमें कुछ बचेगा नहीं, बचेगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है नागपुरी में कि वाक्य में कुछ बात मनक हो जरूरी है ताकि उके हम मन वाक्य कह सकीला। तो का बात मनक जरूरी है, तो 3 बात कर जरूरी है। कहे का मतलब कि जे वाक्य रही वो पद मनक योग से बने के चाहिए। कहने का मतलब जो वाक्य है वो पदों का योग से बनना चाहिए, और वो वाक्य कोनो ना कोनो कर माने मतलब हो चाहिए, यानी सार्थक शब्दों से बने के चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया सार्थक शब्दों का बना होना चाहिए, यानी जो वाक्य है सार्थक शब्द कर बनल रहे चाहिए। और तीसरा है कि जो वाक्य है या जो सेंटेंस है वो कोनो ना कोनो भाव प्रकट करे चाहिए, कोनो ना कोनो विचार यानी कोनो भाव का माने के प्रकट करे कर उगर में क्षमता हो चाहिए, ठीक है। जो वाक्य है जो सेंटेंस है उगर में एक कैपेसिटी हो चाहिए कि वो वाक्य अगला के कुछ समझा सकेला। कहे कर मतलब कि जैसे मैं रांची जाता हूँ, ठीक है, मैं रांची जाता हूँ यानी मैं रांची जा रहा हूँ, उस सेंटेंस में एक भाव है ताकि अगला आदमी उसको समझ सके कि आप क्या बोल रहे हैं, कि आप बोल रहे हैं कि मैं रांची जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें एक उसका एक मीनिंग निकल के अर्थफुल है, ठीक है। तो उसको हम लोग अब समझ गए कि हम लोग का जो वाक्य है नागपुरी में, उस वाक्य में कुछ बातों का होना जरूरी है। तो तीन बातों का होना जरूरी था, ये तीनों को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग वाक्य का जो अंग होना, वाक्य का कितना अंग होता है, ठीक है। तो नागपुरी में वाक्य का 2 अंग होता है। नागपुरी में वाक्य का 2 अंग होएला। अब 2 अंग कर्ता और क्रिया है, ठीक है, कर्ता और क्रिया। तो कर्ता और क्रिया का के कहे ना, ठीक है, यानी किसको बोला जाता है, कर्ता और क्रिया। तो देखिएगा संरचना कर नज़र से वाक्य का 2 मधु अंग मानल जाएगा, क्रिया और कर्ता या क्रिया जो भी बोलिए आप, ठीक है, लेकिन कर्ता क्रिया होगा ही। इंक खत्म हो गया है लग रहा है। देखिएगा ये क्रिया और कर्ता हो चाहिए, कोई भी शब्द हो, छोटा से छोटा शब्द हो, ठीक है, यानी छोट से छोट शब्द में कर्ता और क्रिया होके चाहिए। जैसे मैं खा लो, ठीक है, मैं खा लो यानी मैं खाया, मैं कर्ता हो गया, खाया हम लोग का क्रिया हो गया। तो उसमें छोटा से छोटा शब्द अब जोड़िए, उसमें कर्ता और क्रिया होना चाहिए और उसमें मस्ट रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वाक्य का 2 अंग है, कर्ता और क्रिया। क्लियर हो गया। अब कोई भी छोट से छोट पूर्ण शब्द होता है, छोट से छोट पूर्ण शब्द में
कर्ता और क्रिया होक अनिवार्य है। इसको ध्यान रखिएगा, छोट से छोट पूर्ण शब्द में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। देखिएगा, छोट से छोट पूर्ण वाक्य में कर्ता और क्रिया होक अनिवार्य अंग है। जैसे ऊ खालक, मोय खालूँ। ऊ खालक, ऊ कहने का मतलब कौन है? ऊ यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, यानी वो कर्ता हो गया, और खालक यानी क्रिया हो गया। तो यही मोय लिख लो, लिख लो यानी मैं लिखा, मैं लिखा, ठीक है। तो मोय लिख लो, मोय हो गया कर्ता और लिख लो हो गया क्रिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाक्य कर अंग। अब देखते हैं वाक्य का जो अंग है उसको विशेषता किस तरह से प्रकट करता है, उसका विशेषता क्या होता है, ठीक है। जो वाक्य होता है यानी कर्ता का विशेषता क्या होता है और क्रिया का क्या विशेषता होता है, किस तरह से उस विशेषता को प्रकट किया जाता है। तो देखिएगा, जो कर्ता है उसका कर्ता का विशेषता में उसको उपदेश्य कहा गया, कर्ता को उपदेश्य कहा गया है और क्रिया को विधेय कहा गया है, ठीक है। यानी जब कर्ता का उपदेश्य को कर्ता जो होता है, कर्ता का अगर विशेषता को आप बताएंगे तो उसको बोलते हैं उपदेश्य, यानी कर्ता का उपदेश्य। और विधेय का मतलब क्रिया का मतलब है जब अगर उस क्रिया को आप कर्ता से जोड़िएगा तो उसको बोलते हैं विधेय। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं खाना खाया, ठीक है, यानी मेरे बारे में बताया जा रहा है, मेरा एक वहाँ मेरे बारे में बताया जा रहा है कि मैं खाना खाया, यानी मैं वहाँ पर उपदेश्य हुआ, कर्ता को उपदेश्य कहा गया, ठीक है। तो मेरा मैं खुद उपदेश्य हो जाऊँगा। और जो खाना खाया है, खाना खाया, ठीक है, यानी खाया, वो हम लोग का जो क्रिया है वो क्रिया विधेय कहलाएगा, ठीक है। तो वाक्य में इसको विशेषता बोलते हैं, कर्ता को उपदेश्य और क्रिया को विधेय बोला जाता है। तो हम लोग उसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, वाक्य का रचना संबंधी विशेषता में कर्ता के उपदेश्य और क्रिया के विधेय कहल जाएगा। उपदेश्य और विधेय, तो हम लोग उपदेश्य और विधेय को देखते हैं आगे। देखिएगा, वाक्य का अंग क्या होता है, ठीक है। देख, इसमें वाक्य में एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, वाक्य का अंग अलग हो गया और भेद अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वाक्य का जो वाक्य का विचार देख रहे हैं उसमें वाक्य का अंग दो है, ठीक है, और उपदेश्य और विधेय। और जो वाक्य का भेद है यानी वाक्य का प्रकार यानी वाक्य का भेद, वो भी दो है, ठीक है। एक हम लोग का रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। ये अलग हो गया, ठीक है, और ये अलग हो गया। तो हम लोग ये अभी अंग देखेंगे, ठीक है। वाक्य का अंग यानी वाक्य का दो अंग है, वाक्य का दो अंग है, पहला उपदेश्य और दूसरा विधेय। तो उपदेश्य उसको बोला जाता है जिसके बारे में विचार किया जाता है, यानी जिसके बारे में जिसका किसी व्यक्ति का विशेषता को अगर बताया जा रहा है तो उस व्यक्ति को उपदेश्य बोला जाएगा, ठीक है। और उस व्यक्ति के बारे में जो चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ को विधेय बोला जाता है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, उपदेश्य और विधेय। बार बार उपदेश्य और विधेय को बताए हैं, इसको देखिए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, उपदेश्य वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला उके उपदेश्य कहल जाएला। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दीपक गेंदा खेलत है। दीपक गेंदा खेलत है यानी दीपक गेंदा यानी फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। दीपक फुटबॉल खेल रहा है, मान लीजिए दीपक फुटबॉल खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? दीपक। दीपक क्या है? कर्ता है, कर्ता को उपदेश्य बोला गया है, कर्ता को उपदेश्य बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ दीपक उपदेश्य हो जाएगा। दीपिका किताब पढ़त है, दीपिका किताब पढ़त है, कहने का मतलब दीपिका किताब यानी पुस्तक, पढ़त है यानी पढ़ रही है, ठीक है। कहने का मतलब दीपिका किताब पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तो जो दीपिका है यह कर्ता हो गया है, ठीक है। वो दीपिका कर्ता है यानी उसको उपदेश्य। दीपक और दीपिका, दीपक और दीपिका ये दोनों यहाँ उपदेश्य है क्या, ठीक है। ई वाक्य में दीपक और दीपिका उपदेश्य है क्या। देखिएगा इससे क्वेश्चन कैसे उठेगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, कि दीपक नहायक जात है, दीपक नहायक जात है। कहने का मतलब जो दीपक है नहाने जा रहा है, ये सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसमें उपदेश्य कौन है और विधेय कौन है, पूछ दिया तो आप लोगों को पूरा गर्म छूटने लगेगा। अगर उपदेश्य क्या है और विधेय क्या है अगर नहीं जानिएगा तो गर्म पसीना तो वहाँ छूटेगा ही, ठीक है। गर्म यानी पसीना, ठीक है, तो छूटेगा ही। तो इसीलिए आप लोगों को ये उपदेश्य और विधेय को जाना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब विधेय देखिए, वाक्य में उपदेश्य कर विषय में जे कुछ बताल जाएला उके विधेय कहना। वाक्य में जे कुछ उपदेश्य के विषय में, उपदेश्य यानी कर्ता के विषय में जे कुछ बताल जाएला उके विधेय कहना। जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं, विराट क्रिकेट खेलत है। देखिए विराट क्रिकेट खेलत है, उकर विषय में बताया जा रहा है, क्या चीज़ के बताया जा रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट खेलत है, ठीक है। क्रिकेट, जो क्रिकेट है ये हम लोग का विधेय हो जाएगा। और किसान नेता बने के चाहत है, नेता, ये जो नेता शब्द है ये विधेय हो गया। अब क्रिकेट और नेता यहाँ विधेय है, ठीक है। क्रिकेट और नेता को विधेय, यहाँ पर विधेय कहा गया है, विधेय है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इसमें सेंटेंस दे देगा, वाक्य, कि विराट क्रिकेट खेलत है, ठीक है। विराट क्रिकेट खेलत है या विराट बाइक चलाते है, क्रिकेट खेलत है या विराट बाइक चलाते है। अगर इसे सेंटेंस दे दिया तो आप लोगों को इसमें भी पसीना छूटेगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि विधेय क्या होता है, तो विधेय का मतलब है कि उपदेश का बारे में जो कुछ बताया जाता है उसको विधेय कहते हैं, यानी उसका क्या कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को। हम लोग का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्रिया का बात नहीं हो रहा, जो ऑब्जेक्ट है वहाँ उसको बोला जाता है। लेकिन हम लोग का जो वाक्य विचार में जो क्रिया है, क्रिया को ही बोला गया है विधेय, ठीक है। जो क्रिया है उसको विधेय बोल दिया गया है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। बार बार 2-3 बार पढ़िएगा। और इतना अच्छा से बताया जा रहा है आपको, नागपुरी में बताया जा रहा है, हिंदी में बताया जा रहा है, इंग्लिश में उसका मीनिंग बताया जा रहा है, तो और क्या चाहिए, ठीक है। आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। और देखिए अब वाक्य का अंग हो गया, अब वाक्य का भेद देखते हैं, ठीक है। वाक्य का भेद कहने का मतलब वाक्य का प्रकार, ठीक है। वाक्य का प्रकार 2 तरह का होता है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये पॉइंट सबको याद रखिएगा कि पूछ देगा कि नागपुरी भाषा में वाक्य कर कितना अंग होइला या भेद होइला, वैसा पूछ सकता है कि नागपुरी में वाक्य अगर कितना अंग होइला और कितना भेद होइला। इस तरीक़े से क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, 2 होता है कि 5 होता है बोलिएगा। तो इसीलिए ध्यान देना है कि वाक्य का 2 भेद होता है, एक रचना के आधार पर और उद्देश्य के आधार अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 होता है, ठीक है। इस सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे, सवाल बोधक क्या है, संदेहवाचक क्या है, सारा चीज़ देखेंगे अभी। तभी हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं कि रचना कर आधार पर, रचना कर आधार पर, इकर आधार पर नागपुरी भाषा में 3 उपभेद है, ठीक है। 3 उपभेद है, रचना कर आधार में 3 उपभेद है, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं, देखिए एक एक लाइन में देखिएगा, इसके बाद डिटेल्स देखेंगे। सरल वाक्य, सरल वाक्य कहने का मतलब उसमें एक ही क्रिया होगा, ठीक है, एक क्रिया होगा, और जो एक ही क्रिया के साथ जो वाक्य बनेगा उसको सरल वाक्य बोला जाएगा। और संयुक्त वाक्य है यानी संयुक्त, ठीक है। संयुक्त कहने का मतलब समझ रहा है, किसी 2 चीज़ को मिलाने से, ठीक है। यानी संयुक्त वाक्य में एक से अधिक हो सकता है क्रिया और वाक्य, ठीक है, सॉरी, क्रिया और उपदेश्य, यानी विधेय और उपदेश्य एक से अधिक हो सकता है। मिश्रित वाक्य में जब 2 सेंटेंस को मिला दिया जाता है, यानी 2 वाक्य को, तो मिश्रित वाक्य बनता है। जैसे ऊ खालक और गाना सुनत है, ठीक है। ऊ खालक और गाना सुनत है, एक सेंटेंस ही हो गया, एक सेंटेंस ही हो गया, लेकिन दोनों में कोई आश्रित नहीं है। मिश्रित जो वाक्य होता है एक दोनों में आश्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग आकर देखते हैं कि सरल वही सबको देख लेते हैं। देखिएगा कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये हम लोग का ये रचना के आधार पर है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं मेनली वाक्य का भेद के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो वाक्य का भेद में 2 भेद है, रचना के आधार पर और एक है उपदेश्य अर्थ के आधार पर। तो हम लोग पहला देख रहे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 उपभेद है, 3 उपभेद है, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, देखिए सरल वाक्य कहने का मतलब कि एकदम दिमाग खोल के एकदम सुनिए, सरल वाक्य में केवल एक क्रिया रहता है। जिस भी सेंटेंस में आपको एक क्रिया मिल गया, ठीक है, एक क्रिया, मतलब आप समझ जाइए कि वो सरल वाक्य है। एग्जाम में पूछेगा, सेंटेंस दे देगा, 4 को सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा वाक्य है, ठीक है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, लिख के दे देगा कुछ भी और ऑप्शन में दे देगा सरल, संयुक्त, मिश्रित और कुछ और लिख के दे देगा, ठीक है। तो उसमें से आप लोगों को पहचानना होगा कि सरल वाक्य कौन सा है। तो सरल वाक्य कहने का मतलब उसमें केवल एक ही क्रिया होता है, एक से अधिक कर्ता हो सकता है लेकिन क्रिया एक होना चाहिए सरल वाक्य में।
जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सोहन किताब पढ़ेला, कहने का मतलब सोहन किताब पढ़ेला, पढ़ेला कहने का मतलब रीड करता है, ठीक है, पढ़ना, हिंदी में पढ़ना। तो सोहन किताब पढ़ेला, जो सोहन एक अकेला क्रिया यहाँ पर दिया गया है, एक अकेला करता है सोहन, और हम लोग का एक क्रिया दिया है, ठीक है, यानी उपदेश्य। कहने का मतलब है कि जो सरल वाक्य है उसमें एक उपदेश्य होना, ठीक है, एक से अधिक उपदेश हो सकता है, लेकिन जो विधेय है एक ही होना चाहिए। देखिएगा, जे वाक्य में एक ठो क्रिया, ठीक है, जे वाक्य में एक ठो क्रिया, यानी सरल वाक्य का बात कर रहे हैं, जे वाक्य में एक ठो क्रिया होएला, ठीक है, कर्ता एक से बेसी हो ही सकेला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्रिया को विधेय कहा गया है और कर्ता को उपदेश्य कहा गया है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं, जे वाक्य में एक ठो क्रिया होएला उके कहल जाएला सरल वाक्य। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, सोहन किताब पढ़ेला, ये क्लियर हो गया कि एक उपदेश्य, यानी एक उपदेश्य, ये हम लोग का सोहन हो गया एक उपदेश्य, और जो हम लोग का कर्ता हो गया है, यानी सॉरी क्रिया हो गया है एक, हम लोग का किताब एक क्रिया हो गया है। इसमें किताब को हम लोग एज ए क्रिया देखते हैं, यानी विधेय करके हैं, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ एक विधेय है, ठीक है। विधेय कहने का मतलब आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगा, विधेय मतलब उसी क्रिया को ही विधेय कहा गया है। तो हम लोग विधेय बार बार बोल रहे हैं, इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो उसमें एक क्रिया होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया एक सरल वाक्य। अब देखिएगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुमन और मालती माला बनात हैं। कहने का मतलब इसमें देखिएगा, एक से अधिक कर्ता हो सकता है, लेकिन एक से अधिक क्रिया नहीं हो सकता है। एक से अधिक कर्ता हो सकता है, एक से अधिक क्रिया नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए एक से अधिक कर्ता हो गया है, जैसे सुमन और मालती उपदेश्य हो गया यहाँ, ठीक है, यानी कर्ता एक से अधिक हो गया, और माला बनात है यानी बनात है एक क्रिया हो गया। तो इसी तरह से सरल वाक्य में एक क्रिया होता है। मेन याद रखना है कि सरल वाक्य में एक क्रिया होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य कहने का मतलब जो सरल वाक्य है उसको मिला के, ठीक है, सरल वाक्य को, दो सरल वाक्य को आपस में मिला देते हैं तो संयुक्त वाक्य बन जाता है। संयुक्त यानी जोड़ दिया जाना, और मिश्रित यानी बहुत सारा चीज़ को मिक्स किया हुआ रहेगा, ठीक है, कर्ता क्रिया सब सारा चीज़ बहुत ज़्यादा मिक्स रहेगा, दो चारों कर्ता रहेगा, दो चारों क्रिया भी रहेगा, ठीक है, कर्म कारक कर्ता कारक सारा चीज़ रहता है। अब देखिएगा इसमें संयुक्त वाक्य में, जब दुई या दुई से बेसी सरल वाक्य के जोड़ के एक वाक्य बनाल जाएला, ठीक है। जब दुई या दुई कहने का मतलब दो या दो से अधिक, बेसी मतलब अधिक, सरल वाक्य के जोड़ के एक वाक्य बनाल जाएला, ठीक है। तो उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं, मोए गावत हों और तोय सुनत हिस। ये मोए गावत हों, अगर मोए गावत हों और ये तोय सुनत हिस, इसमें इसको अलग कर दिया जाए, दो भाग में कर दिया जाए, एकदम अलग अलग हटा दिया जाए, तो मोए गावत हों ये अलग सेंटेंस हो गया, यानी सरल वाक्य हो गया, और तोय सुनत हिस वो भी सरल वाक्य हो गया। इन दोनों को मिला दिए तो संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। इसमें संयुक्त वाक्य देख लीजिएगा, संयुक्त वाक्य। अब हम लोग का मिश्रित वाक्य देखते हैं। मिश्रित वाक्य यानी हम लोग का एक से अधिक सरल वाक्य होगा, या एक से अधिक आश्रित वाक्य होगा, एक से अधिक संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जे आदमी धनवान होइला उ हर जिनिस के कीन सकेला। जे आदमी धनवान होइला उ हर जिनिस के कीन सकेला। देखिए यहाँ सर्वनाम है, क्रिया है, कर्म है, कर्म कारक है, क्रिया कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, सारा चीज़ यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है, यानी सब मिल के बना हुआ है इतना सारा सेंटेंस। अब देखिए, जखन आबा आवी तखने हमरे घर से निकलब। कहने का मतलब है कि जब मान लीजिए कोई एक्समैन है, वो बोल रहा है कि जब फादर आएगा तभी हम लोग घर से निकलेंगे, यानी जब पापा आएंगे तभी घर से हम लोग निकलेंगे या जाएंगे। इसका कहने का भाव वही है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ मिक्स है, एक से अधिक कर्ता है, एक से अधिक क्रिया है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, ये सारा चीज़ यहाँ भरा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य तो आप लोग देख के समझ जाएंगे, और मिश्रित वाक्य को एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, इतना ईजी पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो आपको सरल वाक्य पूछ सकता है या संयुक्त वाक्य पूछ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे मोए खात हो और तोय बैठीस, ठीक है, मोए खात हो तोय बैठीस, कहने का मैं खाना खा रहा हूँ आप बैठे हैं, ठीक है, ये सेंटेंस दे दिया। आप बोलेगा कि ये है क्या, कर्ता कारक
सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, क्या है, या इनमें से कोई नहीं लिख देगा। तो आप लोगों को एकदम सटीक एकदम टिक करना है, काहे कि यहाँ एक एक चीज़ को क्लियर किया जा रहा है और किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सरल संयुक्त क्या होता है, सरल एक अकेला, संयुक्त दो को मिला दिए और मिश्रित में दो चार और मिला दिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाक्य का जो भेद है उसका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद है, ठीक है। हम लोग का विधानवाचक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, सवाल बोधक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक, उसके बाद संदेह वगैरह सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि विधानवाचक क्या होता है, निषेधवाचक, सवाल बोधक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छा बोधक, संदेहवाहक और सतर्क बोधक। तो एक एक देखेंगे। जैसे विधानवाचक हो गया, विधानवाचक यानी सब सिंपल सेंटेंस, हम लोग डे टू डे जिसको यूज करते हैं, ठीक है। जिसे बोल दिया कि उसका मम्मी बीमार है, उसका माँ बीमार है। सादरी कहने का मतलब जो नागपुरी भाषा में है कि उकर माए बीमार है, उकर माए बीमार है, ये नॉर्मल हम लोग का वाक्य हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग विधानवाचक कहते हैं। अब निषेधवाचक है, जो वाक्य रहेगा, जो भी सेंटेंस आप लोग बोलिएगा उस वाक्य में ना, नी का कहने का मतलब उसको ना करने का भाव उत्पन्न होता है, वैसा सेंटेंस को निषेधवाचक बोला जाता है। सवाल बोधक सब चीज़ स्पष्ट कर देंगे अभी, ठीक है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि विधानवाचक क्या है, ठीक है। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञा हम लोग का क्या है, संदेश, सतर्क बोधक क्या है, सवाल बोधक क्या है, इच्छा बोधक क्या है, विस्मयादि बोधक क्या है, सारा चीज़ देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि विधानवाचक क्या होता है, विधानवाचक क्या होता है, सवाल बोधक क्या होता है, ठीक है। आज्ञा, सवाल बोधक, निषेधवाचक क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य क्या होता है। विधानवाचक वाक्य कहने का मतलब जो डे टू डे में हम लोग यूज करते हैं, कुछ मतलब नॉर्मल हम लोग जैसे बातचीत करते हैं, जैसे कर रहे हैं, उसी को हम लोग उसी को बोला गया है विधानवाचक वाक्य। कहने का मतलब कि जैसे कि कोई भी कुछ भी बोल दीजिए आप, नागपुर, जैसे हम लोग नागपुरी भाषा पढ़े तो नागपुरी में ही बोलना जरूरी है, ठीक है। जैसे बोल दिए कि तो क्या करत थीस, या रौरे का करत थी, इस तरीका का हम लोग बोल दिए, ठीक है, एकदम नॉर्मली जो हम लोग डे टू डे में यूज कर रहे हैं। या बोलते थे कि जैसे कि उकर माए बीमार है, उकर माए बीमार है, ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, तो उसी को विधानवाचक बोला गया है। इसमें नॉर्मल सेंटेंस आता है, ठीक है, नॉर्मल वाक्य। कहने का मतलब सामान्य कथन, वस्तुमन, आदमी मन, आदिगर बोध कारक वाला आदिगर बोध कारक वाला वाक्य के विधानवाचक वाक्य कहना, ठीक है। जैसे छोड़ी मन नाचत है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि वो लोग डांस कर रहा है, ठीक है। जैसे छोड़ी मन नाचत है, मतलब कहने का मतलब कि लड़की लोग जो है डांस कर रही है, तो ये हम लोग का नॉर्मल बात हो गया, एकदम इजी सेंटेंस हो गया। इजी कहने का मतलब डे टू डे यूज़ करते हैं। सामान्य कथन हो गया, सामान्य वस्तु और सामान्य आदमी लोग का जो बोध कराता है उसको विधानवाचक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, छोड़ी मन नाचत है, कहने का मतलब लड़की लोग नाच रही है, सिंपल है, ठीक है। उकर आयो बीमार है, उकर आयो बीमार है, रोज दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता है। उकर आयो बीमार है, उकर संग बीमार है, यानी उकर मित्र बीमार है, उकर फ्रेंड बीमार है, कहने का मतलब है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ उसका जो सेंटेंस होता है उसमें कुछ विशेष भाव निकलता है, ठीक है। उस भाव को हम लोग क्या नाम देते हैं या क्या कहते हैं उसको जानते हैं। मेनली अभी देखते हैं हम लोग निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कहने का मतलब होता है निषेध, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, ठीक है। निषेध कहने का मतलब एक रिस्ट्रिक्शन, एक मनाही किया जा रहा है। निषेधवाचक वाक्य में जो सेंटेंस है यानी जो वाक्य है उसमें ना करने का भाव उत्पन्न होता है, ना करने का, मना करने का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। मेनली भाव को आप लोग को देखना है। निषेधवाचक वाक्य में एक भाव उत्पन्न होता है ना करने का, और निषेधवाचक वाक्य बनाने के लिए, निषेधवाचक वाक्य बनाने के लिए नहीं, ना, नी, मैत, नहीं, इस सब का यूज किया जाता है, ठीक है। तब जाके निषेधवाचक वाक्य बनता है। जैसे तोय खाना ना खा, रौरे खाना ना खाऊ, ठीक है। रौरे खाना काले खाली, ये गलत हो जाएगा। रौरे खाना ना खाओ, ठीक है, या रौरे मत जाओ वहाँ, इस टाइप का होगा। तो ये हम लोग का निषेध कर रहे हैं कि आप खाना मत खाइए, आप वहाँ मत जाइए, आप मत बैठिए, हम लोग उसको निषेध कर रहे हैं, यानी मना कर रहे हैं। नहीं करने का सेंस उस वाक्य में आ रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको।
निषेधवाचक वाक्य, ई वाक्य में कथन कर निषेध करल जाएला। निषेधवाचक वाक्य बनाए के लिए नी, नहीं, नी, नहीं, निही, निही, नहीं, मैत, मैत का मतलब ही नहीं होता है, आदि कर व्यवहार वाक्य में करल जाएला। नीचे दिख रहा है ना पूरा, देखिएगा। हाँ, तो हम लोग समझ गए कि निषेधवाचक वाक्य क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं सवाल बोधक। क्लियर हो गया है सवाल बोधक से कि सवाल बोधक में जो वाक्य रहेगा उसमें सवाल पूछने का भाव रहेगा। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के ओर से जवाब आना ही है, ठीक है। वो इसे विचारा है या मुंह खोल के विचार दे, लेकिन मतलब उसका जवाब दे, लेकिन जवाब आएगा। तो सवाल बोधक वाक्य कहने का मतलब है कि उस सवाल मतलब जो आप बोलिएगा वो एक मतलब सवाल रहेगा, ठीक है, एज ए क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आएगा ही। अगर आप बोल दिए कि तो ये खाना खा ले, मतलब कि तुम खाना खाया, मैं उसको बोला कि तुम खाना खाया, तो अगला जवाब देगा ही नहीं खाएं, या वैसे ऐसे कुछ भी करेगा, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं खाएं, मतलब सवाल बोधक हो गया। यानी सवाल बोधक कहने का मतलब है कि वैसा वाक्य जिसमें मतलब सवाल का वैसा वाक्य जिसमें एक सवाल का निर्माण होता है। कहने का मतलब एक भाव उत्पन्न होता है कि अगला व्यक्ति उसका जवाब दे, ठीक है, कि अगला व्यक्ति की ओर से उस सवाल का जवाब आए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सवाल बोधक वाक्य। अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि देखिएगा, के आइज आवे वाला आहे, ठीक है, यानी आप उसको एक पूछ रहे हैं, काहे ई बात के हमरे के नी बताली। देखिए, काहे ई बात के हमरे के नी बताली, कहने का मतलब कि एक इसमें एक सवाल का सेंस आ गया, ठीक है, एक भाव उत्पन्न हो गया है कि वो व्यक्ति अब आपको बताएगा कि वो क्यों नहीं बताया है, ठीक है। अब पहला वाला में के आज आवे वाला है, यानी उसका कहने का मतलब कि कौन आज आने वाला है, वो एक पूछ रहा है, आप पूछने का भाव हो गया है, और उसका एक आप लोगों को उसका एक आंसर भी मिलेगा, ठीक है। ये उसको बोलते हैं सवाल बोधक। आप सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। वैसा वाक्य जिसमें सवाल का सेंस होता है, यानी क्वेश्चन का बोध होता है, क्वेश्चन करने का, उसके माध्यम से एक जवाब हम लोग को मिलता है, उसको सवाल बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य भी नॉर्मल है, ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ है आज्ञावाचक। जैसे कि कुछ मतलब जो वाक्य है उसमें आज्ञा का भाव आएगा, कि कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आप बाज़ार जा रहे हैं तो कुछ कुछ सामान सबको लेते लाइएगा, आप आज्ञा कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेयर को लाइए तो वहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा एक बाल्टी पानी लाइए, तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये आज्ञा कर रहे हैं कि फलाना को आप आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको क्लियर करते हैं, आज्ञावाचक, निकल जाऊ रौरे मोर घर से, कहने का मतलब निकल जाऊ रौरे मोर घर से, कहने का मतलब कि आप मेरा घर से निकल जाइए। तो एक हम आज्ञा कर रहे हैं कि मैं खुद आज्ञा कर रहा हूँ उसको, ए व्यक्ति को, कि आप मेरा घर से निकल जाइए, या उसको बोल रहे हैं कि आप कुछ सामान दो चेयर को लेकर आइए, तो ठीक है, तो हम आज्ञा कर रहे हैं कि हम आज्ञा कर रहे हैं और वो व्यक्ति उस चीज़ को करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन जो हम लोग जो वाक्य है उसमें आज्ञा का बोध होता है। यानी नागपुरी भाषा कर जो वाक्य है उकर में नागपुरी भाषा कर आज्ञावाचक वाक्य में एक आज्ञा कर भाव उत्पन्न होएला, ठीक है, उके आज्ञावाचक वाक्य कहे ना। तो एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में मेनली आपको पूछेगा नहीं कि आज्ञावाचक क्या है, ये सवाल बोधक क्या है, ये सब कुछ पूछने वाला नहीं है। पूछेगा आपको सेंटेंस दे के, ठीक है, वाक्य दे देगा कि रौरे घर से निकल जाऊँ, उसको दे देगा और बोलेगा इसमें कौन है, कि इसमें सवाल बोधक है, आज्ञावाचक है, विस्मयादि बोधक है, या संकेतवाचक है, सतर्कवाचक है, क्या है, इन सबको दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेनली आज्ञा में क्या है, आज्ञा यानी आज्ञा देना, ठीक है, सीधा आज्ञा देना और कुछ नहीं। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक कहने का मतलब कि इसमें एक फीलिंग का भाव आता है, जैसे प्यार मोहब्बत जो हो गया, घृणा हो गया, अच्छा या बुरा हो गया, ये एक तरह का फीलिंग का बात करता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मयादि बोधक कहने का मतलब है कि इसमें आपको प्यार का फीलिंग आ सकता है, या घृणा का,
वो या कोई अचरज का, आप एक तरह से आप शॉक्ड हो जाइएगा, ठीक है। जैसे कि कोई आनंद हो गया, आनंद खुशी घिन मनक बोध होएला, ठीक है। जेकर में अचरज आनंद खुशी घिन मनक बोध होएला, कहने का मतलब कि एक तरह का शॉक्ड का फीलिंग होता है कि अरे बाप रे, या आनंद बहुत खुशी लगता है, बहुत मज़ा आता है, या खुश हो जाते हैं, या घिन लगता है कोई चीज़ से, उस सब चीज़ का बोध कराता है कौन? विस्मयाधि बोधक, उसको बोलते हैं विस्मयाधि बोधक। तो देखिएगा एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाह हम लोग कभी कभी बोलते हैं, जैसे घूम रहे हैं कहीं, मान लीजिए 2-4 लड़का लोग मिल घूम रहा है, तो बोलता है अगर लड़की सामने से पार हो तो बोलेगा कि वाह कितनी सुंदर है, कहने का मतलब कि वाह कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, कहने का मतलब। तो क्या है वो, वाह कितनी सुंदर है, एक तरह से उसको आनंद मिल रहा है उसको देख के, कहने का वाह बहुत अच्छा है, ठीक है, कितना अच्छा फूल दिख रहा है, ठीक है, ये फूल कितना अच्छा है, इस तरीक़ा से कुछ बोलेगा, ठीक है, यानी उसमें कुछ आनंद का भाव आ रहा है, यानी विस्मयाधि बोधक। और कभी घृणा का, किसी चीज़ को देख लिया तो आप बोलेंगे छी 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 बहुत गंदा है, इस टाइप से आप लोग बोल सकते हैं। कीचड़ को देखें, नाला पार कर रहे हैं, ठीक है, और नाला बहुत गंदा लगा, महक गया, तो आप लोग बोलते हैं कि छी छी बहुत महकत है। तो आप लोगों की एक तरह से आप लोगों को फीलिंग आ गया उसमें, मतलब एक भाव आ गया है कि घृणा का या अच्छा का या बुरा का, खुशी का, आनंद का, या आप लोग अचरज का, इस तरह का भाव आता है, तो उसको बोलते हैं विस्मयाधि बोधक। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए कि वाह कितने सुंदर दिखत हो छोड़ी, ठीक है। छी छी रौरे ई काम नहीं कर सकीला, कैसे कर देली, छी छी रौरे ई काम कैसे कर देली, कहने का मतलब कोई बोल रहा है कि आप ऐसा काम कैसे कर दिए, यानी छी छी, यानी एक घृणा का भाव उत्पन्न हुआ है, यानी विस्मयाधि बोधक है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, यानी प्रैक्टिस सेट में तो पूरा दे ही देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग आगे देखते हैं, और हम लोग का 3 पॉइंट बाकी है कि हम लोग का आगे मतलब इच्छा बोधक क्या है, संकेतवाचक क्या है, सतर्क बोधक क्या है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। देखते हैं इच्छा बोधक क्या है। इच्छा बोधक कहने का मतलब देखिएगा, इच्छा यानी क्या होता है, इच्छा यानी कि डिजायरेबल, ठीक है, वैसा वाक्य जिसमें इच्छा का बोध होता है, ठीक है, कुछ इच्छा करने का। जैसे कोई बोल दिया कि आज हमको पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, कोई लड़की बोल दी कि आज पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, ठीक है, यानी वो इच्छा बता रही है कि चलो पानी पूरी लेके खिला उसको, ठीक है, एक इच्छा का भावना, यानी इच्छा का भाव उत्पन्न होता है। वैसा सेंटेंस जिसमें इच्छा का भाव होता है, यानी डिज़ायर का, उसको बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य। इसमें देखते हैं, समझ गए इच्छा बोधक वाक्य क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। भगवान करें रौरे कर काम बन जाई, भगवान करें रौरे कर काम बन जाई, कहे कर मतलब कि भगवान करे आपका काम बन जाए, कहने का मतलब यानी किसी का इच्छा का उसमें बात हो रहा है, कोई इच्छा कर रहा है, यानी कोई शुभकामना दे रहा है। शुभकामना करना या इच्छा रखना, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग का इच्छा बोधक। कोई शुभकामना दे रहा है कि बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये सब बोल देता है कोई, ठीक है, यानी आपको एक शुभकामना दे रहा है। या कोई इच्छा करता है, ठीक है, कि आज बाजार जाए का मन करत है, यानी आज, कहने का मतलब कि आज मुझे बाजार जाने का मन कर रहा है, आज मुझे बाजार जाए का मन करत है, यानी वो एक इच्छा हो गया, ठीक है। या तो हम लोग उसी को बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य में जे वाक्य में इच्छा या शुभकामना चाहे शराब देवे कर भाव जुड़ल रहेला, ठीक है, उके इच्छा बोधक वाक्य कहने हैं। शराब देने का, यानी शराब यानी कोई शराब दे दिया। गांव देहात में जब लड़ाई वगैरह होता है तो देखे होंगे, अगर 2 लेडीज अगर लड़ती है तो बोलेगी तो कैले मर जावे, ठीक है, कहने का मतलब कि आप कले मर जाइएगा, तो कैले मर जावे, कहने का मतलब कि आप कल मर जाइएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़। तो इस तरीक़ा से एक शराप होता है कि जैसे भगवान लोग कैसे शराप देता है कि जा तुम जल जाना कल, उस टाइप का, ठीक ना, तो इसी तरीक़ा से बोला जाता है, यानी शराप दिया जाता है। तो ये एक तरह का इच्छा है। शराप क्या है, उसको व्यक्ति का एक इच्छा है, यानी मैं शराप दे रहा हूँ इसको, इस व्यक्ति को, तो मेरा वो इच्छा है शराप देने का, ठीक है। या शुभकामना दे रहा हूँ तो मेरा इच्छा है कि शुभकामना दे रहा हूँ, तो उसी को बोलते हैं इच्छा बोधक। अब ये हम लोग का एग्जाम्पल होगा कि भगवान करे रौरे कर काम बन जाई, ये इच्छा ऐसा कोई करता नहीं है आजकल, ठीक है। आज के ज़माने में कोई अपना घर फैमिली का छोड़ के दूसरा कोई नहीं है, ठीक है, कि आपके लिए कोई अच्छा सोचे कि आपका काम बन जाए। अगर आपका काम बन जाएगा तो उसका बिगड़ मतलब वो पीछे हो जाएगा, कहने आपको सब सक्सेस मिल गया तो वो पीछे हो जाएगा, कहने का मतलब। तो आपका कोई आजकल भलाई वगैरह ये सब नहीं। और एक गांव में ऐसा होता है झारखंड में कि कहने का मतलब कि अगर वो उठ रहा है, कोई व्यक्ति विकास कर रहा है, विकास की ओर है,
तो उसको यहाँ से काटने को देखता है, ठीक है, मतलब जड़ से काट के ख़त्म करने को, यानी किसी को बढ़ने नहीं देता है। तो इच्छा होता है, ये सब यहाँ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अपना घर परिवार छोड़ के कोई इच्छा नहीं करता है कि आपका काम हो जाए, कोई आप सक्सेस हो जाए या कुछ कर लें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेह कहने का मतलब है कि इकर से जुड़ल वाक्य में कोनो संभावना कर बोध होला, ठीक है। संदेह में यानी कोई संभावना उत्पन्न होता है, संदेह या कुछ संदेह मतलब डाउट, समझ रहे, डाउटफुल, तो किसी चीज़ में डाउट होता है आपको, यानी संदेह होता है या संभावना का उत्पन्न हो जाता है उसमें। संदेह हुआ तो यानी संभावना है कि कुछ किया है, जैसे फलाना कोई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि कल पानी आए, कल धूप निकलेगा, ठीक है, कल धूप निकलेगा, क्या हुआ ये एक हम लोग उसमें कहने का मतलब कि एक संभावना उत्पन्न हो रहा है। एक संभावना हम लोग उस सेंटेंस में, जिस वाक्य को हम लोग बोले कि कल धूप निकलेगा, यानी कैल धूप निकल सकेला, हो सकेला कैल धूप निकल सकेला, इस वाक्य में एक संभावना उत्पन्न हो रहा है। तो वही संभावना को हम लोग बोलते हैं संदेहवाचक, ठीक है, संदेहवाचक। अब इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हो सकेला आइज धूका पानी आवी, कहने का मतलब कि हो सकेला, एक डाउट है, डाउट लग रहा है उसको, ये संदेह है या संभावना उत्पन्न हो रहा है उस सेंटेंस में, ठीक है। एक ही चीज़ सब है कि आज पानी यानी धूका पानी आवी, धूका यानी हवा, पानी यानी जो वाटर, ठीक है, रेन, वर्षा, हो सकेला धूका पानी आवी यानी हवा भी चली और पानी नहीं आवी, ठीक है, यानी कहने का मतलब हवा भी चलेगा और बारिश भी होगा, इस तरीक़ा से बोल रहा है इस सेंटेंस में। हो सकेला यानी सकता है, आइज यानी आज, धूका यानी हवा, पानी मतलब जो वर्षा को बोल रहा है, ठीक है, आवी यानी आएगा। हो सकेला कैल से रोद निकली, रोद यानी धूप, निकली यानी निकलेगा, ठीक है। अब सतर्क बोधक चाहे संकेत वाचक वाक्य, ठीक है, सतर्क बोधक चाहे संकेत वाचक, सतर्क बोधक एकदम सतर्क, ठीक है, से एकदम पूरा सतर्क हो जाइए, और इसी को बोलते हैं संकेत वाचक, ठीक है, संकेत, ठीक है। मेनली इसमें एक कंडीशन का भाव उत्पन्न होता है। जो सतर्कवाचक वाक्य में एक शर्त का, सतर्क यानी शर्त, सतर्कवाचक वाक्य में एक शर्त का बोध होता है, यानी शर्त का भाव उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं सतर्कवाचक वाक्य। कहने का मतलब कोई बोल दिया कि तोय कुआं में डेगबे तब मोय भी डेगमू, कहने का मतलब तोय कुआं में कूदबे मतलब मोय उकर बाद मोय कूदमू, या जैसे इसको हिंदी में देखते हैं कि अगर आप कुआं में कूदिएगा तब मैं कुआं में मैं भी दौड़ूंगा, ठीक है, यानी जंप लगाऊंगा। अब इसमें एक कंडीशन होगा कि वो नहीं डेगेगा तो आप, मतलब वो नहीं कूदेगा तो आप भी नहीं कूदिएगा। आप बोलेंगे तोय पेड़, तोय गछ चढ़ उकर बाद मैं चढ़ूँगा, कहने का मतलब आप पहले पेड़ चढ़िए उसके बाद मैं चढ़ूँगा, यानी इसमें एक कंडीशन हो रहा है कि वो चढ़ेगा तब, वो मरेगा तब आप मरिएगा, ठीक है, वो कुछ करेगा तो आप करिएगा। तो यहाँ एक सतर्क यानी एक कंडीशन का भाव आता है। नीचे देख लीजिएगा, सतर्क चाहे संकेतवाचक वाक्य में कंडीशन होएला, तोय कुआं डेगबे यानी कुआं में कूदबे या डेगबे तब मोय कूदमू, यहाँ एक कंडीशन हो रहा है कि अगर ये नहीं डेगेगा तो ये भी नहीं डेगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सतर्क बोधक हो गया। सारा चीज़ हम लोग देख लिए कि हम लोग का जो रचना के आधार पर देख लिए, वाक्य के आधार पर देख लिए। अब कुछ एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखते हैं। जैसे बालाघात क्या होता है, वाक्य में बदलाव या रूपांतरण क्या होता है। देखिएगा, वाक्य में बदलाव या रूपांतरण क्या होता है, कहने का मतलब वाक्य में बदलाव, ठीक है, वाक्य में बदलाव चाहे रूपांतरण, उसका अर्थ में नहीं, ठीक है। जैसे कोई मोए खाना खा लो, उसको आप दूसरा अर्थ में बोल दे, सर दूसरा वाक्य फिट करके आप बोल दीजिए, लेकिन उसका अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वाक्य का रूपांतरण या बदलाव में उसका अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं, शब्द परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उस शब्द का माने भी वही होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, वाक्य कर बदलाव या रूपांतरण चाहे रूपांतरण, वाक्य बदल सकते हैं, वाक्य कर अर्थ में बदलाव नहीं हो सकता है, यानी नहीं हो चाहिए, ठीक है। जैसे हर जोइत के हर वहा चैल अलग, हर जोइत के हर वहा चैल अलग, हर वहा कहने का मतलब जो व्यक्ति है जो हल जोतता है,
ठीक है। जो हल जोतता है उसको हरवाहा बोलते हैं, ठीक है। और जो हल रहता है, जो इक्विपमेंट रहता है हल जोतने वाला, हर और फार, उसको बोलते हैं हल, ठीक है। जोइत के यानी जो जोतता है यानी, ठीक है, जो खेत में जोत रहा है उसको बोलते हैं, ठीक है। गेलक यानी चला गया, ठीक है, चला गया। हर जोइत के हर वहा चल गेलक, ठीक है। तो इसका जो भाव आ रहा है कि वो हल जोत का आया और चल गया, ठीक है। ये जो मतलब निकल रहा है, ये मतलब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप इस वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हरवाहा हर जोइत के हर जोतलक और चल गेलक, हरवाहा हर जोतलक और चल गेलक। इसका मतलब वही निकल रहा है कि हरवाहा हर जोतलक और चल गेलक, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग का वाक्य बदलाव या वाक्य में रूपांतरण। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। धान रोप के बनिहार मन चल गेलें। धान यानी धान रोप के यानी धान रोपनी यानी धान रोप मतलब लगा के खेत में, ठीक है, रोपाई करके जो बनिहार यानी जो काम करने वाले लेडीज़ लोग थी या जो भी था काम करने वाला खेत में, वो लोग चल गया। बनिहार मन धान रोप के बनिहार मन चल गेलें। अब इसको हम लोग बदल सकते हैं 2-3 तरीके से कि बनिहार मन धान रोप के चल गेलें, इसको बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए बोला है धान रोप के बनिहार मन चल गेलें। अब देखिए इसका जो भाव है कि धान रोप के वो लोग चल गया, बनिहार लोग काम करने वाला लोग चल गया, धान रोप के काम करने वाला लोग चल गया। इस सेंटेंस यानी इसका अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वाक्य में परिवर्तन हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं वाक्य बदलाव या रूपांतरण। अब इसका बदल सकते हैं कि धान रोप के बनिहार मन धान रोपलें और बनिहार मन चल गेलें, या और भी बदल सकते हैं बनिहार मन धान रोपलें और चल गेलें। कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। सेंटेंस का जो हम लोग का वाक्य बदल गया है, लेकिन उसका अर्थ सेम है। अब बालाघात हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बालाघात कहने का मतलब कि किसी वाक्य में जोर दिया जाता है, ठीक है। कोई ऐसा वाक्य जिसमें जोर दिया जाता है, जैसे कोई लड़की को बोलता है अगर 18-19 साल हो गया, ठीक है, हो गई है 18-19 साल की, तो उसका फादर बोलेगा कि तुम्हारा 21 साल में शादी कर देंगे, यानी उस वाक्य में जोर दिया है तुम्हारा 21 साल में शादी कर देंगे, यानी 21 साल में ही शादी कर देंगे, ठीक है। या बोलेगा कि तुमको मोहन से ही शादी करना है, मोहन से ही शादी करना है, यानी उस वाक्य में जोर दिया जा रहा है मोहन में कि मोहन से ही शादी करना है, ठीक है। इसी को बोला गया है बालाघात, ठीक है, यानी वाक्य में जोर दिया जाता है, उसे बालाघात कहते हैं। अब हम लोग का बालाघात नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा बालाघात, सब चीज़ को लिख देते हैं। बालाघात कहने का मतलब वाक्य में जोर देना, जैसे तो के मोहन से शादी लिख दिए हैं। बालाघात मतलब वाक्य में जोर देना, कहने का एक एग्जाम्पल दे दिए हैं कि तोके मोहन से शादी करके पड़ी, ठीक है, यानी एक जोर किया गया है उस वाक्य में कि उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग का वाक्य विचार है ये कंप्लीटली समाप्त हो गया है। वाक्य में सभी तरह का वाक्य देख लिए, वाक्य का अंग देख लिए, उपदेश्य देख लिए, विधेय देख लिए, कर्ता देख लिए, ठीक है, क्रिया देख लिए। अब उसके बाद हम लोग का भेद देख लिए, भेद यानी प्रकार देख लिए, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। बालाघात देख लिए, उसके बाद वाक्य में रूपांतरण या बदलाव भी देख लिए, ठीक है। सारा चीज़ वाक्य का कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम लोग का एक नागपुरी टू हिंदी मीनिंग आएगा, ठीक है। नागपुरी वर्ड को हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण सबका अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।